गुड़गांव की सारी पैकिंग हो चुकी है, लेकिन इसके पहले भी जब मैं मुंबई गया था तो फिर तब भी मैं एक बुक को साथ लेकर गया था। वो ग्लूकोज रेवोल्यूशन थी, क्योंकि जनरली जब भी फ्लाइट में हम लोग जाते हैं या तो फिर ट्रेन में और बस में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो फिर हमें कुछ सुनना, कोई मूवीज देखना, कोई सीरीज देखना, कोई या फिर कोई बुक रीड करना किसी किसी को पसंद होता है। तो फिर मैं डेफिनेटली ऐसा चाहता हूँ कि जो भी मुझे 1-2 घंटे के लिए एयरपोर्ट में इंतज़ार करना होता है उस मोमेंट पर मैं ज़्यादा बुक्स रीड करूँ, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड वो माहौल भी थोड़ा पीसफुल होता है, इसलिए बुक रीड करने में भी मज़ा आता है। और मैं कोई मूवी भी देख सकता हूँ, लेकिन मूवीज़ देखने में मुझे फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड अभी के लिए तो मैं जयदु कृष्णमूर्ति की बुक्स रीड कर रहा हूँ एंड मैंने उनकी एक बुक रीड की है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि ये जो दूसरी बुक मैंने मंगाई है, द बुक ऑफ लाइफ, ये थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे करके इनको ज़्यादा अच्छे से समझूँ, क्योंकि इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है लेट्स से वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया है। लेकिन फिर भी इसके अंदर बिकॉज हमें हर एक पेज को हर रोज रीड करना होता है, ये ऐसे बुक लिखी गई है जो डेली मेडिटेशन है। सो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरह से 31 दिसंबर तक सारे पेजेस में एक एक पैराग्राफ लिखे हुए हैं जो हमें हर रोज रीड करना होता है, ताकि हम असल में जान पाए कि हम कौन हैं। अब जयदु कृष्णमूर्ति का नाम कई सारे लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता सकता हूँ कि उनकी जो कोर फिलॉसफी है लेट्स से कि वो भी एक स्पिरिचुअल फिलोसोफर है, ओशो की तरह, सदगुरु की तरह एंड बुद्धा की तरह। लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े ज़्यादा डिफरेंट है कुछ लोगों के कंपैरिजन में। सो फॉर एग्जांपल जयदु कृष्णमूर्ति जो ऐसा बोलता है कि हमें कोई भी गुरु में, कोई भी गॉड में अंधाधुन बनकर या तो फिर किसी अथॉरिटी के सहारे हमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जस्ट बिकॉज आपको कोई रिलीजन ऐसा बोल रहा है कि ये गॉड है उसे एंड उनकी प्रार्थना करो, तो फिर आपको उनकी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो मेन गॉड का कॉन्सेप्ट है उससे ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे अंडरस्टैंड करो एंड सिर्फ आप उसे मानो ना। एंड इनकी जो कोर फिलोसॉफी है वो ये है कि जनरली हमारी लाइफ में जब भी हमें कोई चीज़ दिखती है, जब भी हमें कोई इमोशन फील होता है, तो फिर हम हमेशा उसे एक वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे अभी स्टेज पर जाकर कुछ बोलना है वहाँ गुड़गांव पर, तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे फियर फील हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं मेरे सामने। लेकिन जब भी हम इस तरह से एक सेंसेशन को, सेंसेशन इन द सेंस जब भी हमारे दिल में, जब भी हमारे मन में किसी तरह के इमोशंस जागते हैं, तो फिर उससे हम सेंसेशन बोल सकते हैं। लेकिन फिर उस सेंसेशन के साथ हम किसी तरह का वर्ड कनेक्ट कर डालते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में मैंने फियर वर्ड को कनेक्ट किया है कि इतने सारे लोगों के सामने मुझे बोलना है तो फिर मुझे डर लगेगा, मुझे स्टेज फियर है वगैरह वगैरह। अब फियर वर्ड में दिक्कत ये है कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम फियरफुल फील कर रहे हैं, तो फिर उस मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कौन ऐसा मानता है कि हमें डरना चाहिए, हमें डरपोक रहना चाहिए। एंड हम फिर ऐसा कोशिश करने लगते हैं कि हम किस तरह से इस फियर को निकाल सके हमारे मन में से, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से इन सारे लोगों के सामने एक स्पीच दे सकूं। लेकिन अब उसमें दिक्कत ये है कि जब भी हम इस तरह से दो चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, दो चीज़ों को हमारे मन में रखते हैं कि बिकॉज मैं फियरफुल फील कर रहा हूँ, इसलिए इस फियर को निकालने के लिए मुझे ज़्यादा बेहतर बनना होगा और मुझे ज़्यादा खुश रहना होगा, मुझे ज़्यादा प्रेजेंट में रहना होगा, ताकि मैं इन लोगों के सामने एक अच्छी स्पीच प्रेजेंट कर सकूं। लेकिन अब उसमें दिक्कत ये आती है कि जब भी हम इस तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन दोनों चीज़ों को जब भी हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं हमारे अंदर, तो फिर हमारी लाइफ में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते ही हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें असल में एक पीसफुल लाइफ जीनी हो तो फिर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाना होगा। नाउ जयदु कृष्णमूर्ति जैसा बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे पहले आप एक सेंसेशन फील करते हो, फिर उस सेंसेशन को मिटाने के लिए आप कुछ चीजें करने की कोशिश करते हो और आपको ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, और जस्ट आप उसे आइडेंटिफाई करके बोलने लगते हो कि ये चीज मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। जयदु कृष्णमूर्ति जी ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप इस तरह से एक चीज को, एक फीलिंग को एज ए नेगेटिव वे में देखने लगते हो, तो फिर इस मोमेंट पर हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट होती है। ओके, सो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं?
रिजॉल्व करने का एकमात्र यही तरीका है कि हमें उस सेंसेशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा, हमें फील करना होगा, हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना होगा। एंड कई लोग इस चीज़ में ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जब भी वो लोग इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो फिर लोग ऐसा मानने लगता है कि वो एक दूसरा इंसान है या तो फिर एक दूसरा थॉट है, जो दूसरा थॉट उस फियरफुल थॉट को, उस फियरफुल इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो सच नहीं है। हमें सबसे पहले ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड चीज़ होती है, यहाँ पर ऑब्जर्वर मतलब एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि ये फियर मेरे अंदर ना रहे, एंड जो ऑब्जर्व्ड चीज़ है वो फियर इटसेल्फ है। एंड श्री कृष्णमूर्ति जी ऐसा बोलते हैं कि हमें इस तरह से ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंशिएट भी जब हम करते हैं तो भी हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप फियरफुल फील कर रहे हो तो फिर सबसे पहले तो उसे आप फियर वर्ड से प्रोनाउंस मत करना, आप उसे एज अ सेंसेशन देखना। आप सिर्फ देखना कि आपकी हार्ट बीट्स किस तरह से लेट्स से ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपको किस तरह से अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। एंड जब भी आप इस तरह से अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हो, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो जनरली हमारी मेमोरीज होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, मेरे कुछ ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स होगी जिस रीज़न से मुझे इस तरह से इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोलने में दिक्कत आती है। उन सारी चीज़ों की वजह से, उन सारी मेमोरीज की वजह से अभी करंटली मेरे मन में ऐसा थॉट्स आ रहे हैं कि अगर मैं इन लोगों के सामने वापस से बोलूंगा तो फिर कुछ दुर्घटना घटने वाली है। लेकिन इस मोमेंट पर हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करने लगता है कि ये जो भी थॉट्स स्लैश मेमोरीज हमारे मन में अभी आ रही है, जब हम उनको सोली सिर्फ उनके ऊपर किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशंस और वर्ड्स को रखे बिना उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उनको सिर्फ देखते हैं, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उस एक्सेप्टेंस में हमारी लाइफ की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वो चली जाती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे। एंड इस पूरे बुक में वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन मैं उसके साथ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड डैनियल डेनेट की बुक भी लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करते हैं। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑल्दो ये दोनों ही बुक मेरे लिए नई है, मैंने दोनों को अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन सी बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो मुझे पता है कि डैनियल डेनेट की बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग ही रहेगी। You can change your mind. It's like the ocean, moving all the time, however slowly. We're always shedding our skin, casting off all of our sins, leaving our luck to the dying embers. We've done our years apart. Wish you could see me now. I'm a new man and I hope I'm worthy. Come find me, I'm ready for you now. Lay me down, lay me down. आपने ऑलरेडी 4 बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रखी है, तो फिर अगर कोई इंसान अभी नया नया बॉडी बिल्डिंग में आ रहा है एंड उसको कम्पीट करना है लेट्स से सिर्फ एक ही साल की बॉडी बिल्डिंग जर्नी के अंदर, एंड उसके पास कुछ खास मसल्स भी नहीं है, तो फिर क्या उसे असल में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलनी चाहिए? देखो, अगर स्टार्ट किए 1 साल हुए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 साल में आपको कुछ खास रिजल्ट्स भी नहीं दिखेंगे बॉडी में। अगर बंदा बहुत स्किनी है तो मतलब न्यूबी गेम्स ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन उस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी कि आप स्टेज पे चढ़ पाओ, कम्पीट कर पाओ। और इसको 2 तरह से आप समझो। अगर वो बंदा सच में एक बार फील करना चाहता है बैक स्टेज का क्या एथलीट्स का ऑरा होता है, बैक स्टेज पे क्या फीलिंग होती है, फ्रंट स्टेज पे जब आप आते हो, जब स्टेज पे वॉकिंग कर रहे होते हो, आपको 400-500 लोग सामने से देख रहे होते हैं, उस टाइम पोजिंग करते वक्त आपको क्या फीलिंग आती है, वो फीलिंग अगर सिर्फ फील करना चाहता है तब वो कर सकता है। अगर वो बाकी कंपिटिटर्स को देख के डिमोटिवेट ना हो तो, जैसे कि मैं नहीं हुआ था, मैं बस इसलिए गया था कि मुझे अपना 100% देना है। और फिर वहाँ से मैंने तब क्या होगा, अगर आप जाके वो फील करते हो ना एनर्जी को, अगर आप 100% अपना दे रहे हो तो आप 200% दोगे।
जो थोड़ा बहुत भी चीट करने का मन हो रहा है वर्कआउट से, डाइट से, वो आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट पे फुल फोकस्ड हो जाओगे, लाइक लॉक इन हो जाओगे एकदम। तो एक बार फील करना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए अगर हमें खेलना है तो फिर हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आशा रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा नंबर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस कंपटीशन के अंदर कई सारे ऐसे लोग होंगे आपकी तरह जो 8-10 साल से ट्रेनिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन कंपटीशन में ये भी होता है, क्राइटेरिया होता है, एज वाइज होता है, हाइट वाइज होता है। तो अगर आप लकी हुए, आपकी जेनेटिक्स अच्छी हुई, तो होपफुली आप टॉप 5 में आ जाओगे, टॉप 3 में आ जाओगे। लेकिन मेरा बोलना यही है कि इनिशियली आपको 2-3 साल जब आप कंप्लीट कर रहे हो, तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बॉडी देख के ना कि मैं टॉप 3 में भी आ पाऊंगा, तो आप बस पॉजिटिव वे में खेलने जाओ, बस एक्सपीरियंस के लिए खेलने जाओ, वहाँ से कुछ सीख के आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ज्यादा मसल्स पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जब भी आप कोई भी स्पोर्ट में अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर उस मूवमेंट पर आपके पास हमेशा प्रोटीन की स्कूप्स होनी चाहिए। एंड उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR, ये आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप भी कहीं बाहर जाओ तो फिर वहां पर आप बायोजाइम PR की कुछ प्रोटीन की स्कूप्स को आप एक डब्बे में डालकर अपने साथ लेकर जा सकते हो, जिस रीजन से आप इवन दो आप बाहर हो लेकिन फिर भी आप अपना डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट कर पाओगे। एंड जब आप स्पेशली कोई वेकेशन पर जाते हो और इन जनरल अगर आप घर पर भी बैठे हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बायोजाइम वे प्रोटीन PR कंज्यूम करो, एक या तो फिर 2 स्कूप, ताकि आपका जो डेली का प्रोटीन टेक हो वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि तो ही आप जो भी जिम में जाकर मसल्स को ब्रेक डाउन करोगे वो मसल्स वापस से रिकवर हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR को चेकआउट नहीं किया एंड चेकआउट करते समय प्रेमएमबी कोड यूज नहीं किया, तो फिर भूल जाओ कि आपके मसल्स गेन होंगे, क्योंकि फिर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर नहीं कर पाएगी अपने मसल्स को। इसलिए अभी जाइए एंड मसल बेस्ड बायोजाइम PR को चेकआउट कीजिए। आपके अभी पूरे दिन की कैलोरीज कितनी रहती हैं? अराउंड 4000 कैलोरी। 4000। इसके पहले भी जब हम लोग मिले थे तब हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से ये कुछ ज्यादा ही कैलोरीज कंज्यूम करता है, लेकिन फिर भी उनका वेट कुछ खास इंक्रीज नहीं होता। लाइक नॉर्मल पीपल का वेट इस तरह से फ्लक्चुएट होता है कि अगर लाइक मोस्ट ऑफ द लोग अगर 3000 से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर उनका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगता है। लेकिन ये 4000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका वेट कितना है? अराउंड 69-70। ओके, सो इनका वेट 70 है एंड मेरा वेट 74 kg है। एंड मैं पूरे दिन में अगर 3200 कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट करूं और 3400, तो फिर मेरा वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा वेट इतना ज्यादा है, इतना मतलब 4 kg ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इनसे कम कैलोरीज कंज्यूम कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है एंड इनका मेटाबॉलिज्म कुछ ज्यादा ही फास्ट है। बीइंग एन एक्टोमॉर्फ। क्वेश्चन ये है कि आप इतना सारा खाना खा कैसे लेते हो? और टाइम देना पड़ता है। एक तो लाइक ऐसा होता है कि पूरा दिन ऑलमोस्ट मेरा खाने में जाता है। सुबह उठा, शेक लिया, देन थोड़ा वॉक किया, फिर अपना कुछ काम वाम देखा, फिर 2 घंटे बाद पहला मील जिसमें चिकन एंड राइस, फिर थोड़ा बहुत काम किया, वॉक किया, क्योंकि डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। हैवी मील होता है, 300 ग्राम्स राइस होते हैं और अराउंड 120 ग्राम्स चिकन होता है, वेजीज होते हैं। फिर सेम मील, चिकन राइस वेजीज, फिर 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर चिकन राइस वेजीज। देन मैं प्रेफर करता हूँ कि इतने मील्स लेने के बाद मैं जिम जाऊँ, ताकि बॉडी एकदम काप्ड अप होती है और एकदम एनर्जी होती है बॉडी में, तो मज़ा आता है, एकदम पंप तगड़े आते हैं। देन घर आके बस अपना बल्किंग शेक लिया, जिसमें फिर से अराउंड 1000 कैलोरीज होती हैं, और फिर बस सोने। तो लाइक ऑलमोस्ट पूरा दिन खाने में ही जाता है। एंड फिर भी वेट गेन होने में हफ्ता लग जाता है, ऑलमोस्ट 500 या 200-300 ग्राम बढ़ने में। तो फिर ये जो अभी आपकी 4000 कैलोरीज है, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है या? नहीं, ये बल्किंग सरप्लस में है, ये बहुत सरप्लस में है। सरप्लस में? मेरा वेट गेन, मैं बहुत हार्ड गेनर हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इवन आधा किलो वेट पुट ऑन करना बॉडी पे। तो उस वजह से मुझे ज़्यादा खाना पड़ता है और ज़्यादा क्लीन खाना पड़ता है, ताकि मैं प्योर मसल पुट ऑन कर पाऊँ बिना फैट पुट ऑन किए। तो फिर सीन ये है कि जनरली 4000 कैलोरीज अगर आपकी मेंटेनेंस होती है तो फिर उसमें हमारा वेट सस्टेन रहता है, एंड अगर 4000 कैलोरीज हमारी सरप्लस में होती है तो फिर हमारा वेट धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। सो आपका वेट हर हफ्ते कितने ग्राम से इंक्रीज हो रहा है? लाइक लास्ट हफ्ते कितना था एंड अभी कितना है? लास्ट हफ्ते मेरा रहा होगा आई गेस
2 समथिंग एंड अभी 69.7 एंड कभी कभी सुबह नापता हूँ या फिर अगर एक दिन ले लिया एंड मैं नापना भूल गया वेट तो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, बाकी तो सेम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हर दिन तो नापने को कि मतलब ही नहीं बनता। तो प्रोग्रेस उस हिसाब से हफ्ते भर में अगर मैं कहूँ तो 200 से 300 ग्राम मुश्किल से बढ़ जाता है। अगर आप एक्टोमॉर्फ हो भी तो भी आप मोस्ट प्रोबेबली 4000 कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे। सो इस तरह से एक्सक्यूज देने में कुछ फायदा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मेरा वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, सो अगर मैं थोड़ा ज्यादा भी खा लूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर खाने की जरूरत ही क्या है। वेल वो एटीट्यूड कुछ खास अच्छा नहीं है एंड इसके थ्रू आप मसल्स भी नहीं इंक्रीज कर पाओगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आप इतना सारा खाना खा रहे हो तो फिर क्या आप ऐसा मानते हो या आपको ऐसा पता है कि आप हेल्दी इंसान हो या आपको ऐसा लगता है कि ये अनहेल्दी चीज है? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ ये थोड़ी सी अनहेल्दी साइड पे जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खाना खाना हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है एंड पूरे दिन ब्लोटिंग रहती है और उन सब चीज़ों से भी सफ़र करना पड़ता है। बट वो एक पार्ट है एक प्रोसेस का, तो जब कट होगा तब आपको दिखेगा जो अमाउंट ऑफ मसल मैंने गेन किया है वो एकदम ड्रास्टिकली दिखेगा कट होने के बाद। जो बॉडी में एस्थेटिकनेस आएगी ना वो क्रेजी होगी इस बल्क के बाद वो। क्योंकि ये तो सीन रहता ही है बॉडी बिल्डिंग में कि जनरली जब भी हम लोग मसल्स को देखते हैं दिखने में अच्छा लगता है बॉडी बिल्डर, ऐसा ही लगने लगता है कि ये इंसान हेल्दी होगा, एटलीस्ट मेरे से तो बहुत हेल्दी है। वेल अगर आप जिम नहीं जाते तो फिर डेफिनेटली हम लोग आपसे कुछ ज्यादा ही हेल्दी है। एंड सीन ये है कि मैंने सबसे पहले आउटलुक बुक के अंदर ये रीड किया था कि किस तरह से अगर हमें लॉन्जेविटी एंड हमारी जो हेल्थ स्पैन होती है उसको इंक्रीज करना है तो फिर हमें कम खाना खाना चाहिए। Exactly. लाइक अगर हमारी कैलोरीज 2000 होती है तो फिर हमें 1900 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारी बॉडी के सेल्स होता है वो ज्यादा मेहनत बनने लगता है। ऑब्वियसली ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में पुट करने के लिए मैं थोड़े सिंपल वर्ड्स को यूज करना चाहता हूँ। एंड जब हमारे सेल्स ज्यादा इस तरह से ज्यादा मेहनत होते हैं, जब हम उनको कम कैलोरीज देते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें नहीं होती, बिकॉज हमारे सेल्स ज्यादा एफिशिएंटली जो भी कैलोरीज हम उनको दे रहे हैं उन कैलोरीज को ज्यादा एफिशिएंटली वो यूज करेंगे। अब बल्किंग के दौरान स्पेशली इस तरह के बहुत हार्डकोर बल्किंग के अंदर दिक्कत ये आ जाती है कि हम कुछ ज्यादा ही खाना दे रहे हैं हमारी बॉडी को, जिस रीजन से प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती है कि हमें फ्यूचर में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है, बिकॉज हमारे सेल्स उतने एफिशिएंटली एनर्जी को एक्सपेंड करने की ताकत होल्ड नहीं करेंगे लत से। और ज्यादा मेहनत करने की वजह से ऑब्वियसली बात है शुगर एंड डायबिटीज तो बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। जो कि ओबेसिटी और ओवर ईटिंग की वजह से होता है। नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जिम नहीं करते, बल्किंग नहीं करते तो फिर ऐसा मत सोचना कि आदित्य भाई या तो फिर मैं आपसे अनहेल्दी है। हम लोग बहुत हेल्दी है, बस हम लोग मैक्स आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हमारे हेल्थ स्पान एंड हमारे लाइफ स्पान को, बिकॉज हम लोग पैशनेट है बॉडी बिल्डिंग को लेकर। तो फिर अगर आपको बॉडी बिल्डर नहीं भी बनना है तो फिर एटलीस्ट आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ऐसा हेल्दी डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो करो जिससे आप ज्यादा हेल्दी रह पाओ। सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, अच्छे से फुआर कोर्स का पूरा इवेंट है मैंने अटेंड किया, कई सारे लोग आए थे, बहुत सारी बातचीत की, अलग अलग तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किए एंड पोजिंग की, कई सारे फोटोज एंड वीडियोस खींचे एंड इन जनरल पूरा जो इवेंट था वो सक्सेसफुल था। एंड फिर उसके बाद हम लोग वर्कआउट करने के लिए भी गए थे। मैं, आयुष भाई एंड यथार्थ भाई, हम तीनों ने बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट परफॉर्म किया जिसमें बहुत भयंकर पंप आया मुझे। एक जो चीज सीखी मैंने उन लोगों के पास से वो ये है कि जनरली मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इंटेंसिटी, मेरी ट्रेनिंग की स्टाइल एंड मेरा जो कंट्रोल होता है इसेंट्रिक मूवमेंट में वो एकदम परफेक्ट है एंड
मैं अच्छे से फेलियर तक ट्रेन करता हूँ हमेशा, लेकिन उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ना, मे बी शायद मैं इससे ज़्यादा अपने आप को पुश कर सकता हूँ। एंड इसके लिए मुझे ज़्यादा अवेयर रहना होगा मेरे वर्कआउट के दौरान, जो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मेरे लिए। एंड वहां से आकर मैंने ऑलरेडी 2 वर्कआउट परफॉर्म किए हैं, एंड उन दोनों वर्कआउट में मैंने नोटिस किया है कि जस्ट बिकॉज मैंने उन दोनों के साथ वर्कआउट परफॉर्म किया था, इसलिए अब ये जो ट्रेनिंग सेशंस थे उसमें मैं और भी ज्यादा पुश कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं कितना दूर हूँ एक अच्छी फिजिक से, एक बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज से। उन लोगों की जो मसल मैच्योरिटी है वो कितनी ज्यादा अच्छी है मेरे कंपैरिजन में। तो उन सारी चीजों को देखकर मुझे फाइनली ऐसा लगने लगा है कि कई सारी चीजें थी जो मैं नहीं कर रहा था, एंड अब मैं उन सारी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। सो अच्छी बात है, मैंने ऐसी सारी चीजें सीखी। मेरा वर्कआउट, मेरी जो फिजिक है, मेरा जो डाइट है, उन सारी चीजों में अब मैं ज्यादा अटेंटिवली फोकस करूंगा। लेकिन सारी चीजें अच्छे से हो तो गई, लेकिन फिर एक दिक्कत आ गई थी, मैं खो गया था दिल्ली में। तो इसकी शुरुआत होती है GT 650 से। यथार्थ भैया के पास GT 650 है, और उनको पता था कि GT 650 मेरी फेवरेट बाइक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कोई एक व्लॉग बनाया होगा जिसके टाइटल में ही मैंने लिखा था कि GT 650 ड्रीम, और ऐसा कुछ मैंने टाइटल लिखा था, मुझे याद नहीं है। एंड मे बी शायद उन्होंने वो वीडियो देखा होगा, एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुझे अगर चलानी है तो फिर तो चला सकता है। मैं तो खुश हो गया था ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनली GT 650 चला पाऊंगा। सो मेरे लिए वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। तो मैंने अब चाबी ली, मैंने बाइक निकाली घर में से बाहर, फिर मैंने चलाने की कोशिश की। फिर मैंने नोटिस किया कि ये जो गली है, ये गली बहुत पतली है, एंड ऊपर से इसका जो पूरा रोड है ये प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, इसके ऊपर मैं चला नहीं सकता इतनी अच्छी बाइक को। बहुत सारे गड्ढे थे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी आगे चला जाऊंगा। फिर मैं आगे गया तो फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर दीवार है, मे बी शायद मुझे अब टर्न लेना चाहिए। तो मैंने टर्न लिया। अब जनरली जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो फिर हमारे मन में ये होता है कि ना, वहां पर मेरा घर है, एंड वो एग्जैक्टली मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है, मैं दूसरे स्टेट में गया हूं, तो फिर मुझे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। एंड मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया था कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इंसान कितनी ही दूर चला जाएगा। तो मैंने बाइक ली, मैंने टर्न मारा वापस से, फिर मैंने चलाना स्टार्ट किया। तो फिर ऑब्वियसली मुझे पता था कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना है, तो फिर मैंने चलाई थोड़ी। फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर भी गड्ढे हैं, तो फिर मैंने थोड़ी और चलाई। एंड फिर गड्ढे जा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ी और चलाई। एंड फिर मेरे मन में ये था कि मुझे बहुत दूर नहीं जाना है, लेकिन मैं भूल गया था कि ये जो पूरी गली है, गली के अंदर और भी सारी गलियां हैं, तो इसके अंदर चांसेस थोड़े ज्यादा थे घूमने के। एंड मुझे वो चीज सबकॉन्शियसली पता थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, मैं दूसरे स्टेट में आ गया हूं, तो फिर मैं गुम नहीं सकता। लाइक सीरियसली, मैं इस तरह से तो मैं लॉस नहीं हो सकता, एंड वो भी दूसरे की बाइक को लेकर। ऐसा भी नहीं है कि ये मेरी बाइक है, तो ऑब्वियसली मैं किसी और की बाइक को लेकर गुमने नहीं वाला, लेकिन मैं गुम गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। एंड इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि ओके, सो अब मैं गुम गया हूं, मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था जब मैं आगे आगे चल रहा था। फिर मैंने रिवर्स टर्न माना। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रिवर्स जाऊंगा, फिर मैं वापस से राइट चला जाऊंगा, तो फिर उनका घर आ जाएगा। बाहर उनके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी भी थी, तो मुझे गाड़ी दिख जाएगी, इसलिए मैं वापस से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। मैंने बाइक पीछे घुमाई, मैं वापस से उस गली में गया। फिर मैंने नोटिस किया है कि ये वो गली नहीं है, इसलिए मैंने उस गली में से रिवर्स टर्न मारा, एंड फिर मैं पीछे वाली गली में गया। एंड फिर मुझे पता चला कि एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं है कि वो जो मेन गली थी जिसमें से मैंने टर्न मारा था, वो मेन गली ही मुझे नहीं पता है कि वो कहां पर है। इसलिए फिर मैंने उस मोमेंट पर एक्सेप्ट किया था कि मैं खो गया हूं, एंड अब मुझे फोन करना होगा, एंड वो भी दूसरे के फोन से, क्योंकि मेरे पास मेरा फोन है नहीं। मेरे फोन में बैटरी कम थी, इसलिए मैंने आयुष भैया को मेरा फोन दिया था। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली मुझे मेरे फोन का नंबर पता था, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। मैंने एक भैया को पूछा कि भैया आपको पता है कि यथार्थ भैया का घर कहाँ पर है? तो फिर वो मेरे सामने देख रहे थे कि आपकी जो भाषा है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, पहले तो अच्छे से बोलना सीखिए।
मैं उनके सामने देख रहा था, मैंने बहुत क्लियर हिंदी बोलने की कोशिश की थी। अब मैं गुजराती हूँ, सो ऑब्वियसली मेरा जो एक्सेंट होता है, मेरी जो आवाज होती है, जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वर्ड्स के, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं आप लोगों के कंपैरिजन में। वो भैया जब मुझे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस मोमेंट पर मेरे मन में ये भी चल रहा था कि ये मुझे मेरे एक्सेंट को लेकर, मेरे प्रोनाउंसिएशन को लेकर एंड मेरी लैंग्वेज को लेकर मुझे रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इस चीज में ये भैया सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पर मुझे लाखों लोग हर रोज कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है, मैं किस तरह से बोलता हूँ वगैरह वगैरह। सो ये ऑब्वियस था कि मैं कुछ ज्यादा ही डिसेंसिटाइज्ड हो चुका हूँ इस पूरे लैंग्वेज एंड एक्सेंट को लेकर। मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे कुछ हंगामा नहीं करना था, मुझे बस जल्दी से जल्दी घर ढूंढना था। इसलिए मैंने उनको वापस से पूछा कि आपको पता है कि यथार्थ भैया का घर कहाँ पर है। लाइक ऑब्वियसली मैंने ज्यादा अच्छे से बोलने की कोशिश की। फिर वो अभी मेरे सामने देख रहे हैं कि अगर मैं आपके घर में आकर आपकी भाषा ही ना बोलूं तो फिर आपको कैसा फील होगा। समझ में आ रही है आपको बात? इसलिए अगर आप किसी के घर में मैं उनके सामने देख रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता चल गया था कि ये एक्सट्रीम कंजर्वेटिव इंसान है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये पागल है। इसलिए मैंने सोचा कि अब लास्ट बार मैं इसे पूछूंगा कि यथार्थ भैया का घर कहां पर है, एंड फिर मैं यहां से निकल लूंगा। एंड मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं तो अभी निकल लूं, लेकिन फिर क्या होगा अगर उन्होंने बाइक पकड़ ली, तो फिर मुझे बाइक पर से उतरना होगा एंड फिर उनके साथ बातचीत करनी होगी, मुझे उनको अच्छे से बताना होगा कि क्या कर रहे हो आप वगैरह वगैरह। एंड ऑब्वियसली मैं दूसरे के घर में आया था, एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट में हूँ, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं है, ना तो मैं किसी इंसान को जानता हूँ वहां पर। सारी चीजें मेरे मन में चल रही थी। एंड फिर फाइनली मैंने उनके वापस से पूछा कि आपको नहीं पता है ना कि यथार्थ भैया का घर कहां पर है। तो फिर वो अभी भी मेरे सामने देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने फिर वहां से अपनी बाइक चलाना स्टार्ट कर दी। सच्ची बात है कि उन्होंने कोई भी वायलेंस का प्रयोग नहीं किया एंड मुझे शांति से जाने दिया वहां से। एंड फिर मैं आगे गया, फिर एक स्टोर पर मुझे एक थोड़े अच्छे इंसान दिख रहे थे, तो मैंने उनको पूछा अच्छे से कि भैया एक्चुअली मैं किसी और के घर पर आया हूँ, मेरे फ्रेंड के घर पर आया हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये उनकी बाइक है एंड अब मैं भूल गया हूँ कि उनका घर कहाँ पर है। सो क्या मुझे एक फ़ोन करने दोगे? तो फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, फिर नंबर टाइप किया, फिर भी उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नहीं दिया। उनका जो फ़ोन था वो उनके ही हाथ में उन्होंने रखा एंड फिर बात की उन्होंने यथार्थ भैया के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता ही था कि मैं उनको फ़ोन करूंगा, लाइक मैं मेरे नंबर पर मैं ही फ़ोन करूंगा किसी और के फ़ोन से। तो फिर उसी भाई ने यथार्थ भैया के साथ बात की कि इस तरह से ये सीन है एंड फिर उन्होंने एड्रेस बताया एंड फिर यथार्थ भैया मुझे लेने के लिए आया एंड फिर फाइनली हमारा मिलन हो गया। ये प्रोबेबली वन ऑफ द सबसे बेकार चीज हुई थी दिल्ली में और कोई भी और स्टेट में, लाइक गुजरात के बाहर, गुजरात में भी कभी भी इतनी अजीब चीज नहीं हुई थी। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मैं इस तरह से उनकी बाइक को लेकर गुम जाऊंगा एंड बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, नया एंड चाइल्डिश। इन जनरल पूरा जो इवेंट था, पूरी जो टूर थी दिल्ली एंड हरियाणा की, उसमें मुझे बहुत मजा आया यथार्थ भैया एंड आयुष भैया के साथ भी। अगर हो सका तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं एक पूरा व्लॉग भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हमारी जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी जो डाइट होती है, उन सारी चीज़ों को हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।